और चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको इंदौर, जहां धन्यवाद इंदौर कार्यक्रम के आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। सीधा सुनिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। डॉक्टर दीपक सिंह जी एक ने अनेकों दिनों रात जूझते रहे कोरोना के संकट में। सर में कफन बांध के जान हथेली में रख के भरसक प्रयास किया कि लोगों को बचा पाए, लेकिन दूसरों का अस्तित्व बचाते बचाते उनका अस्तित्व पंचतत्व में विलीन हो गया। हम उनके बलिदान को कभी भुला नहीं पाएंगे। उनके कुर्बानियों की गाथा इंदौर और इंदौर की जनता, मध्य प्रदेश की जनता लगातार गाती रहेगी। सचमुच में ऐसा त्याग ही किसी समाज को, किसी शहर को महान बनाता है। आज आप सब बैठे हैं, धर्मगुरु यहां बैठे हैं, समाज सेवियां बैठे हैं। मैं आपको भी दोनों हाथ जोड़कर और शीश झुका के प्रणाम करता हूं। हृदय के भावों से प्रणाम कर रहा हूं कि सभी धर्म गुरुगण, सभी समाज सेवीगण, मेरी सरकार के मंत्री भाई तुलसीराम सिलावट जी, हमारे लोकप्रिय सांसद भाई शंकर ललवानी जी, वरिष्ठ विधायक आदरणीय महेंद्र हल्दिया जी, पूर्व महापौर और विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, लोकप्रिय नेता भाई रमेश मेंदोला जी, युवा विधायक भाई आकाश विजयवर्गीय जी, सुदर्शन जी, गौरव जी, राजेश जी, मधु जी, कविता जी, निशांत खरे जी। निशांत जी जब बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे इंदौर के संस्कार बोल रहे हैं। सचमुच में मैं आज धन्यवाद देने आया हूं। इंदौर को प्रणाम, इंदौरियत को प्रणाम, इंदौर की जनता को प्रणाम। एक अद्भुत उदाहरण, स्मार्ट सिटी में प्रथम इंदौर, स्वच्छता में प्रथम इंदौर, समर्पण में प्रथम इंदौर, सेवा में प्रथम इंदौर, सामाजिक सद्भाव में प्रथम इंदौर, समन्वय में प्रथम इंदौर, संस्कृति और संस्कारों में प्रथम इंदौर। सच में धन्य है ये इंदौर। यहां देखो आप प्रथम, और कोरोना से लड़ाई में भी प्रथम। ये अद्भुत शहर जो मां अहिल्या के संस्कारों से परिपूर्ण है। अब कोरोना की लड़ाई की बातें हो रही थी, पहली लहर से हम निपट लिए, दूसरी आएगी और ऐसी आएगी इसकी कल्पना किसी को नहीं थी। केस बढ़ना शुरू हुए, मैं चिंतित भी हुआ, लेकिन लगता था कि समाज थोड़ा निश्चिंत हो गया। आपको याद होगा मैं इंदौर आया था 24 मार्च को, दुकानों के सामने गोले बनाए,
भोपाल शहर में 23 किलोमीटर में गाड़ी में माइक लेके घूमा, सावधान, मास्क लगाएं, फिजिकल डिस्टेंस बनाएं, लेकिन अपना देश और अपना प्रदेश को उत्सव धर्मिता का प्रदेश है। लोगों को लगा कि आएगा तो निपट लेंगे, इलाज तो है, लेकिन ऐसा महाविकट संकट आया कि सचमुच में मेरे जैसे कार्यकर्ता भी हिल गए। कोई कल्पना करता था कि इतनी बड़ी संख्या में पॉजिटिव केस आएंगे। पहली लहर में तो परिवार का एक सदस्य, 2 सदस्य पॉजिटिव निकलते थे, परिवार के परिवार। और आश्चर्य यह कि पहले दिन पता चला कि वो स्कोर 5%, दूसरे दिन 15, तीसरे दिन 60, चौथे दिन 100%। लंग्स डैमेज हो गए, चारों तरफ से पेशेंट्स की। और इसमें जो सबसे बड़ी तकलीफ थी ऑक्सीजन की। जब लंग्स काम करना बंद करते हैं, खराब हो जाए, तो कितनी भयानक पीड़ा होती है, कल्पना नहीं कर सकते आप। एक सांस भारी पड़ती है, भयंकर पीड़ादायी क्षण होते हैं वो। अब ऐसे में जब अस्पताल भर जाए, बिस्तर मिलने में दिक्कत हो, जनप्रतिनिधि और हमारा प्रशासन बैठा है, काम सबने डट के किया, जी जान से किया, लेकिन संकट ऐसा विकट था कि प्रबंध छोटे पड़ गए। अस्पतालों में बिस्तर के लिए मारामारी, और वो 7 दिन में कभी भूल नहीं सकता जब ऑक्सीजन का संकट आया। आज आपके सामने मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, शासक में सेवक हूं। अपना परिवार है मध्य प्रदेश, इंदौर। 7 रात आज मुझे कहने में, उजागर करने में कोई संकोच नहीं है, पलक से पलक नहीं झपक पाए। खबरें आती थी आधा घंटे की ऑक्सीजन बची है, जल्दी भिजवाओ। जितने हाथ पर मार सकते थे हम मारते। भारत सरकार से लेकर प्राइवेट संस्थान तक कहां ऑक्सीजन मिलेगी, टैंकरों का इंतजाम कहां से होगा, टैंकर कितने बजे चला, कहां से चला, कहां पहुंचा। मैं टैंकर के ड्राइवर तक से बात करता था, कहां पहुंचे हो, चाय पी की नहीं तुमने, आंख मत लगा लेना, सो मत जाना, तुम सो गए तो कई जिंदगियां सो जाएगी। रात रात भर नींद नहीं आती। संपूर्ण प्रयास करते थे और भगवान से भी प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, इस संकट से जनता को निकाल। ऐसा संकट सदियों में कभी कभी आता है। अगर बिस्तर भी है तो ऑक्सीजन की लाइन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और वैसे में लाख प्रयास करने के बाद भी हमने अपनों को खोया है। अपनों को खोने का दर्द भुलाए नहीं भूलता। एक नहीं, अनेकों चले गए, असमय चले गए। कई बार लगा कि हम विवश देखते रह गए, लेकिन वैसी परिस्थितियों में जिस धैर्य और संयम से काम किया इंदौर ने, मुझे लगा कि शिवराज अकेला नहीं निपट सकती सरकार इस संकट से। जनता जब तक साथ खड़ी नहीं होगी तब तक काम चलेगा नहीं। और जब मध्य प्रदेश ने अपना मॉडल तैयार किया, जन भागीदारी का मॉडल, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां हमने प्रदेश स्तर पर बनाई, जिला स्तर पर बनाई। मंत्री, सांसद, विधायक, समाज सेवी, कलेक्टर, कमिश्नर, प्रशासन, धर्मगुरु,
हम क्या सारे मतभेद भूल जाओ। संकट मानवता पर है, इस समय हम सब एक हैं। सबको अपील की, सबको आह्वान किया, और मुझे गर्व है इस बैठी हुई टीम पे भी करने। आज मैं अपने भाव व्यक्त करना चाहता हूं, चाहे आप ऊपर बैठे हो नीचे बैठे हो, सबने मिलकर ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया। व्यवस्थाएं भोपाल से संचालित नहीं हो रही, निर्देश भोपाल से नहीं दिए जा रहे। फैसला कौन करेगा? मैंने कहा इंदौर का फैसला इंदौर करेगा। हम मोटी गाइडलाइन देते, पंचायत का फैसला पंचायत में होगा, गांव का फैसला गांव में होगा। क्या खुला रहेगा, क्या बंद होगा, इसका प्रबंध और इसकी व्यवस्था गांव, वार्ड और शहर बनाए। गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, वार्ड की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ब्लॉक की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, हर एक ने काम किया, अपनी संपूर्ण क्षमता से किया। और कोरोना के संक्रमण को हिंदुस्तान में सबसे पहले किसी ने थामा तो वो था अपना मध्य प्रदेश, अपना इंदौर। कोविड केयर सेंटर बने, केवल सरकारी नहीं थे। राधा स्वामी सत्संग व्यास महिला के नाम पर कोविड केयर सेंटर बना, वो हिंदुस्तान में अपने आप में एक ही उदाहरण था। जन सहभागिता का, जन भागीदारी का, समर्पण का, सेवा का, निष्ठा का, परिश्रम का एक अद्भुत उदाहरण था। आपने अपनी आंखों से ये इंदौर धन के जैसी वर्षा हो गई। क्या चाहिए बताओ? देखते ही देखते व्यवस्थाएं खड़ी हो गई। जब समाज संपूर्ण संकट में आता है तो ऐसा समर्पण ही उस संकट से समाज को बचाता है। और पूरे प्रदेश में प्रारंभ हो गए। व्यक्तियों ने, संस्थाओं ने सरकार के साथ मिलकर किया। अकेली सरकार नहीं, पूरी जनता खड़ी हो गई। पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश के मॉडल की चर्चा हो, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा मॉडल। और उसी के कारण हम कोरोना को कंट्रोल कर भी पाए। और इसलिए मुझे लगा कि मैं इंदौर जाऊं और धन्यवाद दूं यहां के समाजसेवी, यहां के दानवीर, यहां के स्वयंसेवक, यहां के नौजवान, यहां की माताएं बहनें, यहां के जनप्रतिनिधि, यहां का प्रशासन एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। इसलिए आज मैं शीश झुकाने आया हूं, प्रणाम करने आया हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कोई भी देश अगर बनता है तो ऐसे जन सहयोग से, प्रयासों से बनता है। सारे समाज, उपासना पद्धति, पंथ, धर्म सब भेदभाव भूल के एक हो गए। हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। और वैक्सीनेशन का अभियान, क्योंकि अभी संकट चला नहीं, मैं आपके माध्यम से, क्योंकि इंदौर ही बैठा है, संख्या हमने तय की थी कि कम होना चाहिए, कोविड के प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए, लेकिन प्रतिनिधि इंदौर यहां बैठा। मैं आज और एक हाथ जोड़ के निवेदन आपसे करना चाहता हूं, आपके माध्यम से जनता से करना चाहता हूं। संकट अभी टला नहीं है। मध्य प्रदेश में 5 दिन पहले 33 पॉजिटिव केस आए थे। 33 तक हमारी संख्या पहुंच गई। 33 से बढ़ के हुए 38, 38 से बढ़ के हुए 40,
40 से बढ़ के हुए 43, परसों 43 आए थे और कल के सैंपल में वो बढ़ के हो गया 49। कोविड ऐसी धीरे धीरे बढ़ता है। हालांकि हम सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। मैंने पूरे प्रदेश में कहा टेस्ट में कमी नहीं होगी। हम 75-80 हजार टेस्ट रोज करेंगे। इंदौर में 10,000 होंगे और हो भी रहे। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, सैंपल देने में कोताही ना बरते। हमारे क्या बिगड़ता निगेटिव आई के शहर के गांव के हर हिस्से में होना चाहिए, ताकि पॉजिटिव कोई मिले तो तत्काल पता चल जाए, वो दूसरों को संक्रमित ना कर पाए, उसको आइसोलेट कर दें, उसके इलाज की व्यवस्था कर दें और माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बना के संक्रमण को फैलने से रोक दें। खूब टेस्ट करें, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करें, मतलब उनके परिवार का टेस्ट जहां पॉजिटिव आया है, मित्रों का टेस्ट, संपर्क में आए लोगों का टेस्ट, ताकि अगर कोई और संक्रमित हुआ तो तत्काल पता लगा ले। आइसोलेशन, अभी हमारा कोविड केयर सेंटर राधा स्वामी सत्संगदास बंद थोड़ी हो। घर में क्या करे कि वहां ले जाए, अगर घर बहुत बड़ा है, व्यवस्था हो सकती तो हमारा क्या, नहीं तो कोविड केयर सेंटर में। बाहर से आने जाने वालों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। महाराष्ट्र में केस 10,000 के आसपास रोज आ रहे हैं, केरल में आ रहे हैं, कर्नाटक में आ रहे हैं, और महाराष्ट्र से हमारे यहां से आना जाना बहुत होता है। मुंबई हो, पुणे हो, दूसरे शहर हो, और यदि सावधान रहना। आपको पता है इंग्लैंड में फिर से 27-27 हजार केस रोज आने लगे। 90 दिन के लॉकडाउन के लिए खोला, और इस विजय के भाव से खोला था कि अब शायद कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वो फिर संकट में आ गए। आज मैं इंदौरियों से भी प्रार्थना करने आया हूं। मैंने बिना मास्क के बहुत लोग देखे आज सड़कों पर, दुकानों पर। इंदौर तो वैसे ही आनंद उत्सव का शहर है। थोड़े दिनों के बाद थोड़ा लगता है कि ठीक है यार, अब तो मामला निपट गया। मेरी प्रार्थना है अभी मास्क ना हो, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनी रहे, हाथ साफ करते रहे। दुकानदार का व्यवहार तय किया है, दुकानदार को मास्क लगा रहे, दुकानों के आगे गोले बने, भीड़ में सामान ना खरीदें। मास्क नहीं तो सामान नहीं, जैसे स्लोगन है वो चलते रहना चाहिए। रोका रोकी टोका टोकी भी करते रहे, जनप्रतिनिधि भी, प्रशासन भी, और जनता बुरा ना माने, क्योंकि अपने लिए तो है। बढ़ने नहीं देना, संक्रमण रोकना। इंदौर में कल 12 आए थे, परसों 12 आए थे, कल 6 आए, 9 आए। मैं एक एक का हिसाब रखता हूं, और मुझे यह भी पता है कि कौन से वार्ड की कौन सी गली में पॉजिटिव आया है मध्य प्रदेश। रोज सवेरे ये देखता हूं। मेरी दिनचर्या का प्रारंभ यही होता है, इसी से होता है, कहां कितने आए, कौन से गांव में आए, कौन से मोहल्ले में आए। मैं बिल्कुल लापरवाह नहीं होना चाहता, ना लापरवाह होने दूंगा, क्योंकि वो दिन हम फिर नहीं देख सकते जब ऑक्सीजन की हाहाकार मचे, बिस्तरों की मारामारी हो जाए। नहीं देख सकते। उससे पहले से तैयारी करनी, पूरी तैयारी करनी है। और तैयारी में एक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोरोना के संक्रमण को रोकने का व्यवहार, और उसके साथ टेस्ट होते रहे जो मैंने कहा, लेकिन अस्पताल और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी हम सुदृढ़ कर लें। मैं एक बात आज गर्व से कहता हूं, पहली बार ऐसा हुआ है जब अलग अलग शहर में, इंदौर में भी प्राइवेट अस्पतालों से ज्यादा विश्वास लोगों ने किया तो सरकारी अस्पतालों पर किया है। हमारे सुपर स्पेशलिटी जैसे अस्पताल एक अलग स्थान बनाया। सरकारी
अस्पतालों ने भी बहुत अच्छा काम किया। अब फिर से तैयारी करें। पिछली बार 7,500 बिस्तर अधिकतम हुए थे ऑक्सीजन बेड, इस बार 10,000 से ज्यादा की हमारी तैयारी है। PICU वार्ड बना रहे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि उनको तकलीफ ज्यादा हो सकती है, ऐसी संभावना है। भगवान करे ना हो, इन व्यवस्थाओं की जरूरत ना पड़े, लेकिन तैयारी तो करके रखनी पड़ेगी। अस्पताल में बिस्तर, बच्चों के लिए बिस्तर, गर्भवती माताओं के लिए बिस्तर, और बच्चा अगर आएगा तो आइसोलेशन में अकेला नहीं रह सकता, मां चाहिए साथ में, तो उसकी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। फिर ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं कि अगर बच्चों पे असर पड़ा तो हमारा अमला ट्रेंड हो पूरा। उसलिए निजी अस्पतालों में भी ट्रेनिंग और सरकारी अस्पतालों में भी ट्रेनिंग, ताकि कोई कसर ना रह जाए। ऑक्सीजन के भंडारण की व्यवस्था, ऑक्सीजन प्लांट लगे। और हमने फैसला किया कि हर अस्पताल जिसमें एक निश्चित संख्या में बिस्तर, उसको ऑक्सीजन प्लांट लगाना होगा। प्राइवेट को भी लगाना होगा। और हमने तय किया 50% पैसा प्राइवेट अस्पताल के अगर लगाएगा ऑक्सीजन प्लांट, तो सरकार देगी मेडिकल सब्सिडी, 50% हम देंगे सरकार की तरफ से। बिजली सस्ती देंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब कोविड का संकट बढ़ा तो छोटे छोटे अस्पतालों ने भी कोविड के बिस्तर बढ़ा दिया। हम भी चाहते थे। कई अस्पतालों का हमें पता ही नहीं था, वो सोशल मीडिया में आता था, फलाने अस्पताल में आधा घंटे की ऑक्सीजन बची है, व्यवस्था कर दो और नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब मामा जग रहा था, हमें तो पता ही नहीं चलता अस्पताल कौन सा जिसमें बिस्तर होगा, लेकिन वो फौरन सोशल मीडिया पर डाल देते थे ऑक्सीजन नहीं। इसलिए हमने तय किया कि भैया ऑक्सीजन प्लांट लगा लो, आधा तुम्हारा आधा हमारा, आधा सरकार लगाए। ऑक्सीजन का भंडारण के टैंक हम लगा, ताकि मेडिकल लिक्विड जो ऑक्सीजन है उसको भंडारित करके रखें। कल मैंने बैठक की, तीसरी लहर की तैयारी की भोपाल में, तो हमने ये भी तय किया कि टैंकर अभी से अनुबंधित कर लो। यहां भी नीलेश वगैरह के टैंकर मौके पर बड़ा काम मैंने देखा नहीं, लेकिन नीलेश तक से मैंने बात की कि टैंकर दे दे भैया। नीलेश से क्या, मुझे पता नहीं फोन पर बात हुई थी मेरी, क्योंकि टैंकर इतनी बड़ी चीज हो गई थी। ऑक्सीजन कुलाएं का मुझे लानी पड़ती थी उड़ीसा से, झारखंड से, भिलाई से, जामनगर से, उत्तर प्रदेश से। एक ड्राइवर को मैंने बात की तो कहने लगे साहब उत्तर प्रदेश की पुलिस बैठ गई है और कह रही मध्य प्रदेश नहीं है तो यूपी जाएगी। ऐसी ऐसी स्थितियों का सामना करना। और हम ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं, टैंकर भी अनुबंधित करके रखेंगे। भगवान न करे वो दिन आए, लेकिन अब भैया बिना दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। कोई कसर न छूटे, ये प्रयास चाहिए। इसलिए आज मैंने इंदौर में भी तीसरी लहर आएगी तो क्या क्या करेंगे उसकी समीक्षा की। पूरे प्रदेश में कर रहे हैं, लेकिन वो लहर नहीं आने देना है। और हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो वो लहर नहीं आएगी। आएगी तो ऐसी आएगी कि जिसके कारण अफरा तफरा नहीं मचेगी, क्योंकि वैक्सीनेशन का काम अब 76% इंदौर में हो गया। मुझे विश्वास है, इसके लिए भी बधाई देता हूं। इस पर तो जोर से ताली बजाओ आप। इंदौर में 76% वैक्सीनेशन। रामायण किया वैक्सीनेशन के लिए तो महाअभियान के दिन सारे रिकॉर्ड टूट गए। अब वैक्सीन थोड़ी कम पड़ रही, जल्दी व्यवस्था कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लगातार। लेकिन बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब इंदौर और मध्य प्रदेश भी उसके बाद पूरी तरह से वैक्सीनेशन युक्त हो जाएगा। तब अगर लहर आई तो फिर उसका असर वैसा भयानक नहीं होगा जो अब तक के दुनिया के अनुभव है
वो अनुभव ये कह रहे हैं कि वैक्सीन अगर लगी है तो या तो होगा नहीं, और होगा तो वो ऐसा सीरियस नहीं होगा कि अस्पताल में जाना पड़े या जान चली जाए, क्योंकि इंग्लैंड में केस जरूर बढ़े, लेकिन उदाहरण यह भी है कि 1% के आसपास ही लोगों को अस्पताल में जाना पड़ा है, बाकी को अस्पताल में नहीं जाना पड़ा। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि कब तक हम काम धंधे बंद करेंगे बताओ, लॉकडाउन सब बंद कर दो। हमने तो दूसरी लहर में भी कल कारखाने हम क्या चलेंगे कैसे, नहीं तो रोजी रोटी तो कहीं से चलनी चाहिए, गरीब कहां जाएगा, रोज कमाने खाने वालों का क्या होगा। काम धंधे चलने चाहिए, दुकानें खुलनी चाहिए, उद्योग चलने चाहिए, निर्माण के काम होने चाहिए, और नहीं तो जिंदगी थम जाती है, रुक जाती है। गरीब कैसे जीता है उसकी कल्पना करना ही रहा है, और उसने कब तक बार बार बंद कर, उसने व्यवहार ही ऐसा करें कि उस लहर को आने से रोकें, दुकानें भी चले, व्यापार भी चले, उद्योग भी चले, निर्माण के काम भी चले, सब्जी वाला सब्जी भी बेचे, कचौड़ी समोसा 56 दुकान, सराफा बाजार ये खुला भी रहे, और अगर खाने जाए तो ऐसे जाए कि संक्रमण फैले भी ना। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर वो जरूरी है, और इंदौर उसका मॉडल बनना चाहिए हिंदुस्तान में। ये मैं प्रार्थना करने आपसे आया, और आप बना सकते हैं। आप बैठे हुए लोग, आप अपील करेंगे तो लोग सुनेंगे, काम करो लेकिन इस ढंग से कि संक्रमण ना फैले। और ये अगर हम कर पाए तो देश की बड़ी सेवा करेगा इंदौर। इंदौर न केवल विकास की दृष्टि से, विकास में तो कसर नहीं रहने देंगे, थोड़ी कड़की जरूर है, आप जानते हैं, खजाना भी खाली है, पैसा आए नहीं टैक्स के, क्योंकि चीजें दुकानें चलती है, व्यापार चलता, बाकी चीज चलती है, तो खजाने में भी कुछ आता है। लेकिन एक चीज और मैं आज कहना चाहता हूं, इंदौर को ऐसा शहर है लेकिन और आगे बढ़कर बना, ये मेरा सपना है। अलग अलग रोजगार देने वाला मॉडल इंदौर कैसे बने, छोटे कारखाने, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, यहां जितने भी स्ट्रीट वेंडर छोटा मोटा काम धंधा करते हैं, दुकान सड़क पे फुटपाथ पे लगाते हैं, हाथ ठेलों में सामान बेचते, छोटे व्यवसायी, छोटे दुकानदार। हमने स्ट्रीट वेंडर योजना में बहुत प्रमुख स्थान बनाया था। फिर से कोशिश करो कि कोई अगर तंग है, उसके पास पैसे नहीं है, तो उसको किसी सूदखोर के पास पैसा लेने ना जाना पड़े। स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत हम उसको पैसा दिलवा के उसके काम धंधे की गाड़ी चलवाएं। यहाँ की ITI उदाहरण बनना चाहिए, मॉडल ITI। हमने शिक्षण संस्थान यहां लेके आए, सिम्बायोसिस एक उदाहरण, लेकिन ITI मॉडल ऐसा बना दो कि यहां के काम सीखे हुए लोग अगर वो स्किल्ड है तो उनको कहीं भी काम मिल जाए। TCS इन्फोसिस वालों का बुलाव है, जमीनें ज्यादा ले ली लेकिन रोजगार कम दे रहे हैं। आखिर सुपर कॉरिडोर पर हमने जमीनें दी हैं, 2-4-5 हजार के लिए थोड़ी दी थी रोजगार की। इसलिए अब कैसे पूरी क्षमता के साथ चले, ये हमको कोशिश करनी होगी। रोजगार का हब बन जाए इंदौर, एक्सपर्ट्स बुलवाइए, टीम लगाइए, मैं सहयोग करूंगा कि नए नए काम धंधे और कैसे शुरू हो सकते हैं, ताकि जिंदगी की गाड़ी चले। बेरोजगार बच्चे, उनकी बेचैनी समझी जा सकती है। उस दिशा में तेजी से हम काम कर रहे हैं। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारी भी हिम्मत नहीं हो रही, ऐसे में भेजें तो कैसे भेजें।
लेकिन क्या शिक्षा का कोई मॉडल बना सकते हैं? यहां तो ऑनलाइन सब चल सकता है, बच्चे कुंठित ना, उनकी पढ़ाई जारी रहे। इस बार मजबूरी में हमने किया कि 10वीं में जिनने 5 विषयों में सबसे ज्यादा नंबर लाए, उसी के आधार पर 12वीं का रिजल्ट हो जाएगा। कुछ बच्चों ने मुझे लिखा कि मामा हमने तो बहुत मेहनत करी थी रे, तो संविधान 22 पे से रिकार्ड कर रहा है। हमने उनको ऑप्शन दिया कि नहीं तुम चाहते हो तो परीक्षा दे के तुम और अच्छे नंबर ला सकते हो तो लाओ, लेकिन कुंठित हो रहे हैं बच्चे। शिक्षा का मॉडल इंदौर, मैं दिल से चाहता हूं कि वो बने, कोई तरीका हम सोचें, मिलकर सोचें, निकलेगा नहीं, और वो कोविड के दौरान दुनिया का उदाहरण बन जाए कि बच्चों को शिक्षा ऐसे दी जा सकती है। पालक भी परेशान है, स्कूल खुल नहीं रहे लेकिन फीस बराबर लग गई, और मुझे ये पता चला कई जगह फीस बढ़ा भी दी है। अब हम ये तो समझ सकते हैं कि स्कूल नहीं खुल रहे हैं, शिक्षक है, उनको कुछ तनख्वाह चाहिए, तो हमने पिछले साल तय की था ट्यूशन फीस चलेगी, क्योंकि अध्यापक शिक्षक वो भी कहां जाए, बाकी नहीं चलेगी। लेकिन मुझे पता चला है, अब मैं सच और झूठ नहीं जानता, पिछले ट्यूशन फीस ही बढ़ाती। कोरोना के काल में तय कर दो ट्यूशन फीस कतई नहीं बढ़ेगी, जो पिछले साल की वही इस साल रहेगी, बढ़ाने की समय इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसी चीजों को हमको कंट्रोल करना होगा, संकट का समय है। सरकारी स्कूल में बेहतर शिक्षा का माध्यम कैसे बने, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। मां अहिल्या का ये शहर आदर्श, कई मामलों में आदर्श व्यवस्था खड़ी है, सेवा में तो है ही आदर्श। ये मेरे सपने हैं। आज मैं आपको प्रणाम करने आया हूं, धन्यवाद देने आया हूं। लेकिन मंच पर बैठे लोगों ने कहा धन्यवाद कोरा कोरा थोड़ी होता है, और इसलिए हमने तय किया। अब 7 पुरस्कार इंदौर ने जीते हैं, अभी 7। गजब ही है सचमुच में, मां अहिल्या की कृपा है और आप सबका परिश्रम है। बहुत बधाई देता हूं। और स्मार्ट सिटी में नंबर 1 आए, इसलिए 160 करोड़ रुपया इंदौर शहर के स्मार्ट सिटी कंपनी को और दिए जाएंगे, ताकि इस क्षेत्र में और आगे बढ़ सकें तेजी से। अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट के लिए सरकार ने योजना भी बनाई। मुझे बताया कि लगभग 25 करोड़ की सहायता की जरूरत पड़ेगी राशि की, तो वो भी 25 करोड़ दिए जाएंगे। फिर इलाज के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं करनी है, मुझे कहा है, जो जरूरत होगी करेंगे। लेकिन मुझे कहा कम से कम 10 करोड़ तो अभी बाकी चीजों के लिए चाहिए, तो वो भी दे देंगे। मेरा कुछ को अर्पण क्या लागे मेरा। और उसके साथ एक भाव राज पैदा हुआ है। मां अहिल्या के संस्कार, सुशासन के सूत्र, उनका आशीर्वाद सदैव इंदौर पर बरसता रहा है। और इसलिए मां अहिल्या के भव्य स्मारक का निर्माण इंदौर शहर में किया जाएगा, ये फैसला भी हमने किया। इंदौर के मेरे प्रिय बहनों भाइयों, बेटे बेटियों, समाज सेवियों, नेतृत्वकर्ता, प्रशासन, मैं सबसे ये अपील करता हूं, निर्मल मन से, पवित्र हृदय से करता हूं, अद्भुत है इंदौर। कई चीजों में और इसको मॉडल बना के अपने शहर का उदाहरण हमें दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है। और कोरोना कंट्रोल के मामले में भी संक्रमण को रोकेंगे भी, काम धंधा भी चलेगा, और परिस्थिति को बिगड़ने भी नहीं देंगे। उसका भी आप सब संकल्प लें। मुझे पूरा विश्वास है कि इंदौर जो संकल्प लेता है वो पूरा होता है। हमारे ये संकल्प भी पूरा होगा। एक बार फिर मैं इंदौर की जनता को विनम्रतापूर्वक प्रणाम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज इस मंच के माध्यम से हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनके नेतृत्व, उनके मार्गदर्शन और इंदौर को आवश्यक सभी संसाधन उपलब्ध कराने हेतु धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मंचासीन सभी अतिथिगणों का भी धन्यवाद, यहाँ आमंत्रित सभी प्रबुद्धजनों का भी आभार। धन्यवाद।